गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स क्लास 8। आज आप लोगों का चैप्टर 4 है हिस्ट्री में। चैप्टर 4 में हिस्ट्री में मेनली आप लोगों को पढ़ना है रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड, इसमें आपको यह जानना है कि ब्रिटिश कैसे कंट्री साइड में रूलिंग किया और अपने एम्पायर को वे कैसे एक्सटेंड करते हैं। इसके लिए वे बहुत तरह की टैक्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और कुछ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे पता चलता है कि ब्रिटिश वे रूलिंग साइड में कैसे इंट्रोड्यूस किए और किस तरह से टैक्स, लैंड टैक्स इंक्रीज किए, किस पॉलिसी को कैसे लगाए और किस रीजन में किस पॉलिसी ज़्यादा डेवलप हुआ और ब्रिटिश अपने एम्पायर को कैसे इस्टेब्लिश कर पाते हैं। यही इस चैप्टर में आप लोगों को जानना है। सबसे पहले ब्रिटिश के द्वारा एक पॉलिसी लाया गया था जिसको कहा जाता है ब्रिटिश एग्रीन पॉलिसी। ब्रिटिश एग्रीन पॉलिसी इस तरह से कह सकते हैं इसको रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम का मीनिंग होता है लैंड टैक्स। तो यह सिस्टम जो था यह लैंड टैक्स से जुड़ा हुआ था। लैंड टैक्स क्या था कि ब्रिटिश से ना अलग अलग टाइप्स की टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ब्रिटिश को जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी जो फर्रुखशियार से इसको अडॉप्ट करता है तो उसके बाद यह क्या करता है कि अपना एक न्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। उसी को हम लोग रेवेन्यू सिस्टम कहते हैं या ब्रिटिश एग्रीन पॉलिसी कहते हैं। तो ब्रिटिश के द्वारा 4 टाइप्स की रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो फर्स्ट सिस्टम क्या है तो इजदारी सिस्टम। देखिए इजदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय वारेन हेस्टिंग्स। ये भी याद रख सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इंडिया के अगर कोई फर्स्ट गवर्नर जनरल हुए उनका नाम वारेन हेस्टिंग्स था और इन्हीं के द्वारा इजदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इजदारी सिस्टम किसके बीच था? ब्रिटिश, कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर। इसमें क्या होता था कि जो भी रीजन होता था, जैसे सपोज डेट आप हाजीपुर का रीजन ले लीजिए तो उस समय बंगाल का रीजन था। तो बंगाल के रीजन में पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट निकलता था और जो ज़्यादा उस कॉन्ट्रैक्ट में बोली लगाता था उसी को उस रीजन का लैंड रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने के लिए दे दिया जाता था। इसमें होता था क्या कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर होते थे वो मोर बेनिफिट्स कमाते थे। इसमें फार्मर्स के बारे में और पीजेंट के बारे में नहीं सोचा जाता था। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि इजदारी सिस्टम वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले कहाँ किस रीजन में इंट्रोड्यूस किया गया था तो बंगाल में। और यहाँ किनके बीच था तो ब्रिटिश, कॉन्ट्रैक्टर और फार्मर। तो कॉन्ट्रैक्टर किससे टैक्स कलेक्ट करते थे? फार्मर से। और कॉन्ट्रैक्टर से कौन टैक्स कलेक्ट करते थे तो ब्रिटिश। इसमें एक अमाउंट को फिक्स किया जाता था। जैसे देखिए अगर 2 करोड़ एवरी ईयर्स है तो कॉन्ट्रैक्टर 2 करोड़ ब्रिटिश को दे दिए। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे कि अब मोर बेनिफिट्स कमाने के लिए वे लैंड रेवेन्यू टैक्स को इंक्रीज करके वे किससे लेंगे तो पीजेंट एंड फार्मर से लेंगे। तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर को 10 टाइम्स बेनिफिट्स होता था। और इसमें सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड कौन होते थे तो फार्मर होते थे। अब आते हैं फिर नेक्स्ट जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। देखिएगा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो आप याद रख सकते हैं जो ब्रिटिश जनरल थे उनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इस सिस्टम में क्या था कि ब्रिटिश, लैंडलॉर्ड और फार्मर, इसमें क्या किया गया कॉन्ट्रैक्टर को हटाकर उस लोकल लेवल पे जो लैंडलॉर्ड थे उन्हीं को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि जो भी टैक्स सिस्टम होगा वह सिर्फ आप कलेक्ट कीजिएगा और आप कलेक्ट कर और मेरे पास दीजिएगा। इसमें लैंडलॉर्ड भी क्या करने लगे फार्मर को एक्सप्लॉइटेड करने लगे। इसमें कहीं ना कहीं से फार्मर को ही एक्सप्लॉइटेड किया गया। लैंडलॉर्ड में क्या हुआ कि ब्रिटिश क्या किए इसको परमानेंट इसलिए कर दिया गया कि पहले ब्रिटिश को कॉन्ट्रैक्ट निकालना होता था, उसमें लोग बोली निकालते थे, इसमें ब्रिटिश को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता था। ब्रिटिश सोचा कि क्यों ना हम एक ही आदमी को पूरी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें और वह वर्क एवरी ईयर्स मेरे लिए वर्क करे। तो ब्रिटिश क्या किया कि एक विलेज में एक लैंडलॉर्ड को अपॉइंट किया जो ब्रिटिश के काफ़ी करीबी होते थे।
वो लैंडलॉर्ड का काम वर्क क्या होता था कि उस पूरे विलेज साइड से रेवेन्यू को कलेक्ट करना और कलेक्ट कर कर ब्रिटिश के पास सेंड करना, तो ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था और वे सेंड कर देते थे। और फिर क्या होता था कि लैंडलॉर्ड का जो सन होता था वही क्या करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और इनके पास जो लैंड होता था, जैसे सपोज दैट अगर लैंडलॉर्ड के 4 सन हैं तो वह जो जितना अगर उनको विलेज मिला है तो वह 4 सन में इक्वल डिवाइड हो जाता था, मतलब ये किसी दूसरे को नहीं मिलता था। कहा जाता है ये हायरची था, यानी वन फादर्स के बाद उसके सन को मिलता था, फिर उसके सन के बाद उसके सन को मिलता था। इस तरह की सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम कहा गया। ऐसे सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किए थे उनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसमें भी अमाउंट फिक्स था, ये भी एक लैंड टैक्स ही था। एरिया कौन कौन सा था, तो बिहार, बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, इस सभी रीजन में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। अब आते हैं रोयतवारी सिस्टम। देखिए रोयतवारी सिस्टम 1820 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसको जो इंट्रोड्यूस किए थे मुनरो, कहीं कहीं आपकी बुक्स में कर्नल रीड भी मिलेगा, तब याद रख सकते हैं कि रोयतवारी सिस्टम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस मद्रास में किया गया था। आपको कोई दूसरे बुक्स में आप देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि रोयतवारी सिस्टम को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस झारखंड में किया गया। सब राइटर्स का अलग अलग स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या किया गया, इसमें थोड़ा चेंज किया गया। रोयतवारी सिस्टम में क्या किया गया, जो बीच के कॉन्ट्रैक्टर होते थे और लैंडलॉर्ड होते थे उनको हटा दिया गया। और इसमें देख भी रहे होंगे ग्राफ में कि सिर्फ ब्रिटिश और फार्मर हो गए। ब्रिटिश सोचे कि क्यों ना हम लैंडलॉर्ड और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको हटाकर हम डायरेक्ट क्या करें कि हम फार्मर से ही टैक्स ले, ताकि हमको मोर बेनिफिट्स होगा। तो ब्रिटिश के द्वारा क्या कर दिया गया कि कॉन्ट्रैक्टर और जो लैंडलॉर्ड थे उनको हटाकर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मर को दे दिया गया। अब आते हैं महलवारी सिस्टम। जस्ट इसके 2 इयर्स आफ्टर महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि यह सिस्टम फेलियर हो गया, क्योंकि ब्रिटिश सभी के घर जाकर टैक्स को कलेक्ट करना इतना इजी नहीं था। इसमें भी फिर क्या किया गया, इस सिस्टम में यह सिस्टम लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें जो बीच का जो पर्सन होते थे फार्मर और ब्रिटिश के बीच में, उसको हटा दिया गया था, लेकिन इसमें फिर से लागू कर दिया गया। इसमें क्या लागू कर दिया गया, इसमें हेडमैन ऑफ द विलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया कि अब आप फार्मर से टैक्स को कलेक्ट कीजिए और मेरे पास सेंड कीजिए। तो हेडमैन ऑफ द विलेज क्या करते थे कि फार्मर से टैक्स कलेक्ट कर और ब्रिटिश को सेंड करते थे। अब जानेंगे यह किस किस रीजन में लगा हुआ था, तो बंगाल एंड बॉम्बे। इस तरह से याद रख सकते हैं कि यह बंगाल एंड बॉम्बे में था। अब आते हैं कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। ब्रिटिश के द्वारा कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स किया जाता था। इसका कारण क्या था कि इंग्लैंड में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और कैश क्रॉप्स का पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डिमांड था। तो ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही अचीवमेंट था कि इंडिया से कैसे मोर वे वेल्थ अर्न करें। तो देखिए इनके द्वारा कुछ कैश क्रॉप्स यूज किया जाता था। फर्स्ट इंडिगो यूज किया जाता था। इंडिगो का यूज में क्लॉथ को डाई करने में करते थे। उस समय ब्लू कलर का शर्ट हो या पैंट हो, उसका डिमांडिंग सबसे ज़्यादा मार्केट में था। और इसका वे क्या करते थे, ट्रेड भी करते थे चाइना के साथ। उसके बाद कॉटन, उसके बाद कॉफ़ी, इस सब को जूट, इस सभी का कैश क्रॉप्स का भी ब्रिटिश क्या करते थे, फोर्स करते थे फार्मर को कि आप कैश क्रॉप्स का ही एग्रीकल्चर करें। अब आते हैं ड्रेन वेल्थ। ड्रेन वेल्थ इंट्रोड्यूस किनके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए दादा भाई नौरोजी की एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम था पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल। इनमें बताया कि कैसे ब्रिटिश हम लोगों के पास से वेल्थ वे इंग्लैंड सेंड कर रहे हैं। तो देखिए कैसे सेंड होता था, जो भी ब्रिटिश ऑफिसर होते थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर होते थे या स्टाफ होते थे, वे सभी का पेमेंट इंडियन को करना होता था। कहीं ना कहीं वे काम करते थे ब्रिटिश के लिए या पेमेंट हम लोगों से लेते थे।
हम लोगों का वेल्थ ब्रिटेन जाता था। उसके बाद जो भी कंपनी का बेनिफिट्स होता था सारे बेनिफिट्स या प्रॉफिट को इंग्लैंड डिस्पैच कर दिया जाता था और यहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट का वर्क नहीं किया जाता था। ऐसा सब फर्स्ट टाइम बताने वाले जो पर्सन थे उनका नाम दादा भाई नेहरूजी था और इन्होंने एक बुक पब्लिश किए थे, उसी बुक्स में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किए थे। उस बुक का नाम था पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल। उसी समय कुछ पीजेंट रिवॉल्ट हुआ। देखिए फार्मर और पीजेंट में कुछ डिफरेंसेस होता है। जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनको पीजेंट्स फार्मर्स बोलते हैं और जो लैंडलेस होते हैं उनको पीजेंट्स का है। तो उस समय इस सब बंगाल रीजन में ही फेमस हुआ। उस समय एक सन्यासी रिवॉल्ट हुआ। सन्यासी रिवॉल्ट का कॉज क्या था? इंक्रीज द पिलग्रिमेज टैक्स। ब्रिटिश के द्वारा क्या किया गया? पिलग्रिमेज टैक्स को इंक्रीज किया गया। इसी के लिए जो भी सेंट या सन्यासी थे या फकीर थे वो सभी ब्रिटिश के अगेंस्ट गए और यह रिवॉल्ट काफ़ी फेमस ईस्ट बंगाल में हुआ। अब आते हैं चुआर रिवॉल्ट्स। तो चुआर रिवॉल्ट्स कहाँ पर हुआ? तो बिहार में हुआ। ये भी फार्मर से रिलेटेड था। कब हुआ? 1796 से लेकर 1816 तक। अब आते हैं मोपला पीजेंट रिवॉल्ट। तो मोपला पीजेंट रिवॉल्ट कब हुआ? 1836 से लेकर 1854। मोपला कहाँ पे है अभी प्रेजेंट में? तो केरला में। इस तरह से याद रख सकते हैं कि मोपला रिवॉल्ट कहाँ हुआ? तो केरला में। ये भी एज ए टाइप ऑफ पीजेंट रिवॉल्ट। अब एक था बहावी मूवमेंट। बहावी मूवमेंट कहाँ पे हुआ? तो बहावी मूवमेंट बंगाल में हुआ और इसका जो इसको जो लॉन्च किए थे बहावी मूवमेंट का, उनका नाम अब्दुल बहाव था। और इसको जो लीड किए, इसको आगे जो बढ़ाया, उनका नाम सर सैयद था। सर सैयद अहमद था। तो ये दोनों वे भाई ही थे, ब्रदर ही थे। वे इंट्रोड्यूस किए और कहीं ना कहीं यह पीजेंट से ही रिलेटेड था और लैंड टैक्स से रिलेटेड था। वे चाहते थे कि जो भी लैंड टैक्स हो या कहीं ना कहीं पीजेंट का कंडीशन क्या हो, सुधरे। इस सब के लिए वे दोनों ब्रदर्स हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए या अदर कम्युनिटी भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे बहावी मूवमेंट में, ताकि इंडियन फार्मर्स का जो सिचुएशन है या कंडीशन है वह अच्छी हो सके। चलिए आज का चैप्टर आपका आज यहीं पे फिनिश्ड होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल।